हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पार्ट 2 और इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। जो भी रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बची हैं उसे आज हम पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपके सीजीएल मेंस या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब देखो ऑलरेडी हमने क्या क्या पढ़ा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो कवर करेंगे वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी से रिलेटेड जो कमीशन थे। ओके, तो ये कमीशन क्यों बनाए गए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट। अब आप देखो, पहले स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कौन सा आर्टिकल था? 338। तो उस आर्टिकल 338 में राइट सबसे पहले क्या बनाए गए थे? स्पेशल ऑफिसर ऑफ SC एंड ST। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओके, और आर्टिकल कौन सा आर्टिकल था? 338 आर्टिकल था, तो जिसमें बात की गई थी किसकी? स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, और दोनों ही आपस में एक थे। ओके, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये जो स्पेशल ऑफिसर है तो इनका नेम चेंज कर दिया गया एज अ कमिश्नर ऑफ SC ST। ओके, आर्टिकल कौन सा है? 338। ओके, जिसमें बात की गई स्पेशल ऑफिसर ऑफ SC ST। कुछ टाइम बाद ये जो नेम है इसको चेंज कर दिया गया एज अ कमिश्नर ऑफ SC ST। ओके, फिर से कुछ चेंजेस लेके आए तो लेटर इसका नेम क्या कर दिया गया? नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST। ओके, अब आप देखो फिर क्या होता है, जब नेशनल कमीशन बना दिया SC ST के नाम से तो फिर लगा कि अरे यार, शेड्यूल कास्ट के जो क्लासेस हैं, ओके, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अलग है, उनकी राइट्स अलग हैं। ऐसे शेड्यूल टाइप जो है इनके राइट्स अलग हैं, तो फिर इन दोनों को भी अलग कर दिया गया, राइट। तो इसे अलग कर दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, देन ये दूसरा किस में बना? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल टाइप। ओके, अब आप देखो क्योंकि इनको अलग अलग कर दिया गया, तो पहले तो ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे, अब इनको अलग अलग कर दिया गया तो अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 89th अमेंडमेंट हुआ। ओके, सो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल कमीशन ऑफ SC ST के बाद, ओके, जब शेड्यूल ट्राइब का कमीशन अलग हो गया तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? तो आपको याद रखना है कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 89th अमेंडमेंट। पूरी तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया था 2004 में, तो याद रखना है आपको 89th अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। टिल 2018 तक जो OBC का कमीशन था वो भी हम किस में पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। जब OBC का फॉर्मेशन होता है तो उसका फॉर्मेशन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अंदर ही रहता है। ओके, उसके बाद अमेंडमेंट होता है और जो OBC का कमीशन है वो अलग हो जाता है। तो हमने देखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, राइट। सो आप देखो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको डायरेक्टली स्टैब्लिश किया गया था आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको डायरेक्टली स्टैब्लिश किया गया था। और आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आप एग्जाम में कभी देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, ओके, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। ओके, क्यों स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं? क्योंकि इनको स्टैब्लिश किया गया है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये डायरेक्टली स्टैब्लिश नहीं हुई हैं, ओके, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो आपको ध्यान रखना है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में आया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में आया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007। ये सब क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ओके, और यहाँ पर आप प्रॉपर हिंदी में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो इवैल्यूएशन ऑफ द कमीशन। अब ये जो कमीशन है कैसे इसका इवैल्यूएशन हुआ, तो अभी जो हमने स्टार्टिंग में एज अ ब्लॉक डायग्राम पढ़ा वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो अब देखो ओरिजिनली जो आर्टिकल 338 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने प्रोवाइड किया अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, तो इसमें अपॉइंटमेंट किया गया स्पेशल ऑफिसर। पहले क्या नाम था? स्पेशल ऑफिसर नाम था। ओके, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। क्यों ये बनाया गया? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर SC एंड ST। ओके, और अब देखो ये जो रिपोर्ट वगैरह तैयार की गई, इन्वेस्टिगेशन जब होता था तो रिपोर्ट किसको दी जाती थी? फिर प्रेसिडेंट को। ओके, तो रिपोर्ट किसको दी जाती है? प्रेसिडेंट को, राइट। फिर आगे चल के क्या हुआ ओके, तो इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया? कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, फिर नेम चेंज किया गया, तो नेम आगे चेंज करके क्या बना दिया? फिर इसको कमीशन कर दिया गया। ठीक है, तो डायरेक्ट कमीशन नहीं बना, पहले स्पेशल ऑफिसर बना। ओके, फिर इसका नेम चेंज कर दिया एज अ कमिश्नर, फिर नेम चेंज कर दिया कमीशन। ओके, याद रखना है आपको कि कैसे ये धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, देखो आगे आपको इसमें क्या याद रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट था, ओके, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? 338 आर्टिकल में आता है। ओके,
फिर क्या हुआ, देखा गया कि भाई एसटी और जो एससी हैं इनके राइट्स अलग अलग हैं, ओके, दोनों को अलग अलग राइट्स की ज़रूरत है। तो फिर 89th अमेंडमेंट होता है 2003 में, ओके, और इसमें क्या किया गया, सेपरेट कर दिया कमीशन फॉर एसटी अंडर आर्टिकल 338A, ओके। तो अमेंडमेंट हुआ, अब पूरी तरीके से ये एग्जिस्टेंस में कब आया, 2004 में। तो अमेंडमेंट हुआ और नया आर्टिकल बना दिया गया NCST के लिए, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओके। तो ये आर्टिकल कौन सा था, 338A, राइट। अब आप देखो, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपने एंग्लो इंडियन पढ़ा होगा, ओके, सो एंग्लो इंडियन भी किसके अंडर में आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राइट। और अब देखो 2018 तक जो कमीशन था बैकवर्ड क्लासेस का, वो भी किस में आता था, शेड्यूल कास्ट में। फिर क्या हुआ, 2018 के बाद जो CBC था, यानी कि कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी सेपरेट हो गया, ओके, और सेपरेट हुआ, फिर इसने अपना अलग से आर्टिकल बना लिया 338B। तो ये तीनों ही जो कमीशन है आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो OBC हो, ओके। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, लेटेस्ट कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, 2018 में, ओके। सो एज अ थ्योरी जो आपने पढ़ा, तो वो यहाँ पर आप देखो, तो आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है शेड्यूल कास्ट से, 338, ओके। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल कौन सा है, 338। और आप देखो, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये जो तीनों ही कमीशन थे पहले एक में जुड़े हुए थे, तो आर्टिकल आप कैसे इसका याद कर सकते हो, 338 है आर्टिकल, क्या है आर्टिकल 338, ओके। तो ये जो 338 आर्टिकल है, तो ST SC OBC ये तीनों क्या है, इनके नंबर कितने हैं, तो ये 3 है, ये आपस में 3 है। तो आप देखो 3 3, ओके। तो ये जब तीनों एक साथ थे पहले, तो कैसे थे, ओके, इन तीनों के हाथ आपस में जुड़े हुए थे, एक साथ थे, तो हाथ से 8 याद रखो, ओके। ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए थे, हाथ इनके हाथ से 8 याद रखो। सो 338 आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फिर अमेंडमेंट होता गया और आर्टिकल 338A आया, आर्टिकल 338B आया, ओके। तो इजीली आप इसका आर्टिकल याद कर सकते हो, ओके। सो आप देखो, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो कौन कौन होता है, तो एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, ओके। इसका जो रिमूवल और टाइम पीरियड की बात करें कि कब तक ये इनका जो कमीशन है, जो चेयरमैन है, बने रहते हैं, तो 3 ईयर्स तक, ओके। कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसके पास कौन कौन सी पावर है, इट हैज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, इट हैज़ अ सिविल कोर्ट पावर, ओके। तो आप देखो, इसका मतलब क्या हो गया, क्वासी जुडिशियल बॉडी, पहले भी आपने पढ़ा होगा अर्धन्यायिक निकाय। अर्धन्यायिक निकाय मतलब क्या हो गया, और यहाँ पर आप देखो जुडिशियल लिखा है ना, तो जुडिशियल का ही मतलब क्या होता है कि ये रिलेटेड है कोर्ट वगैरह से, ओके। और जब जुडिशरी के आगे आपका क्वासी लग गया, तो क्वासी का मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स इट हैज़ अ पावर बट लेस देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया है, इसके पास भी पावर है, ओके, क्वासी जुडिशियल पावर है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कम है, और इसका जो एरिया है वो लिमिटेड है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका कमीशन कौन सा है, कितने साल के लिए ये अपॉइंट होते हैं, ओके। और कौन अपॉइंटमेंट करता है, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। हमने अभी शेड्यूल कास्ट देखा, अब हम देखेंगे शेड्यूल ट्राइब, ओके। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट हुआ तो कौन सा आर्टिकल हो गया, फिर ये 338A, ओके। और इसका भी कंपोजिशन जो है सेम एज शेड्यूल कास्ट है, चेयरमैन होगा एक, वाइस चेयरमैन होगा, 3 अदर मेंबर्स होंगे, ओके। टेनेच्योर और रिमूवल क्या है, 3 ईयर्स तक है। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। सो सिमिलरली एज शेड्यूल कास्ट, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी monitoring and reporting about the implementation of constitutional safeguard for scheduled tribe. It has a civil court power, okay. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ध्यान रखना है आपको। तो हमने पढ़ा कि इसमें भी अमेंडमेंट हुआ 2018 में, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 102 हुआ, ओके। आर्टिकल बना इसका 338B। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें भी एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा और 3 अदर मेंबर्स होंगे। इसका टेनेच्योर क्या है, 3 ईयर्स तक। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। पावर्स क्या है इसके पास, एग्जामिन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो आप देखो, सामाजिक और एजुकेशन से रिलेटेड जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ओके, तो जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो कमीशन है ये वर्क करता है, ओके। और इसके पास भी सिविल कोर्ट की पावर है, इट हैज़ अ सिविल कोर्ट पावर, राइट। और अब देखो, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, तो ये क्या बना, तो इसकी भी थोड़ी सी आप हिस्ट्री समझ लो। तो आप देखो, एक मंडल केस जजमेंट हुआ था 1992 में, जिसको और क्या कहा गया, इंदिरा साहनी केस, ओके। तो आप देखो, ये रिलेटेड था ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में, तो ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में इसमें बात की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था,
ओके तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल है, जो केंद्र सरकार है, उससे बोला कि कुछ क्लासेस को तो आपने ऐसे इंक्लूड कर दिया है जिनको ओबीसी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, और कुछ क्लासेस को जिनको इंक्लूड करना चाहिए था आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया है। ओके सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप एक ऐसी परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ जो एग्जामिन कर सके इन कंप्लेंट्स को, ओके और देख सके कि किसको इंक्लूड किया है, किसको इंक्लूड नहीं किया है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ओके और इसी के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेटअप हुआ था 1993 में। ओके कब सेटअप हुआ फिर ये 1993 में। ओके तो कौन सा जजमेंट था 1992 का, सेटअप कब हुआ ये 1993 में, राइट। और फिर आगे चल के 102 अमेंडमेंट एक्ट होता है 2018 में, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, और इसमें जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। ओके सो लेटर द 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 conferred a constitutional status on the commission, राइट। और अब देखो इसी पर्पस की वजह से ये जो अमेंडमेंट है इंसर्ट किया गया था न्यू आर्टिकल 338 भी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिज, जो कमीशन सीज टू बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी से फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया, राइट। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ओबीसी जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है वो कैसे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो आपको याद रखना है मंडल केस जजमेंट हुआ था 1992 में, जिसको आप इंदिरा साहानी जजमेंट केस भी बोल सकते हैं। ओके तो यही हमने अभी पढ़ा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अब आप देखो, आप जानते हो कैग का वर्क क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे अपना कहीं पैसा दिया काम करने के लिए, तो वो जो मनी है सही से यूज हुआ है कि नहीं उसका ऑडिट कौन करता है, तो पूरा डिपार्टमेंट कौन देखता है, कैग। ओके तो इसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। क्या है इसका आर्टिकल 148। तो आप देखो हमने सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पढ़ा था 124। ओके एक सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करता है, राइट। तो कैग का भी काम कैसा है कि आपको 24 घंटे ऑडिट करना है, ठीक है। तो लेकिन 24 घंटे नहीं 48 घंटे करता है, ठीक है। तो एक कैग 48 घंटे ऑडिट करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल था ये किसका आर्टिकल है, कैग का। तो 148 आर्टिकल किसका है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके सो आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 148 में बताया गया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाया जाएगा किसका, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। ओके और ये हेड होगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, राइट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो आप क्या बोलोगे, कैग बोलोगे। ओके कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 148 है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये हेड होता है, राइट। और ये गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ लेवल, सेंटर एंड स्टेट। ओके और अब देखो इसी से रिलेटेड B.R. अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट द कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके तो कैग ने क्या बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। किसको कहा, कैग को कहा, राइट। ओके और अब देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है कैग का, तो ये भी अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू ही। ओके और एंड दिस कैग होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स तक, जो भी पहले खत्म हो जाएगा तब तक आप काम करोगे। तो इसका जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है 6 साल या तो 65 साल। ओके ध्यान रखना है आपको। और अब देखो द मेथड ऑफ रिमूवल इज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल होता है उसी तरीके से रिमूवल होता है कैग का भी। ओके तो अगर कुछ सही से काम नहीं कर रहा, ओके या जो भी रीजंस हैं, तो अगर हमें रिमूव करना है कैग को, तो ये कैसे रिमूव होता है, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, राइट। कैग को कहा जाता है हिज वन ऑफ द बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन अदर्स बीइंग द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके तो जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये क्या है, वन ऑफ द बुलवर्क है ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। तो कैग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ओके और यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, राइट। तो एज अ टेबल हम फटाफट से देख लेते हैं। तो आर्टिकल कौन सा होता है कैग का, 148 होता है। होल्ड्स द ऑफिस फॉर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर कम्स अर्लियर, राइट। रिमूवल इज सेम एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है उसी तरीके से जो कैग होता है उनका भी रिमूवल होता है। फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं। ओके तो अगर एक बार ये कैग बन गए तो आगे अगर ये कहीं और अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनका फर्दर कहीं और अपॉइंटमेंट नहीं होगा कैग बनने के बाद। अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पावर कौन कौन सी है इनके पास, तो देखो
ऑडिट अकाउंट्स कंसर्न विद द कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड द पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ओके, एडवाइजरी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स टू द कंट्रीज प्रेसिडेंट। जितनी भी एडवाइजरी फंक्शन होता है अकाउंट्स रिलेटेड जो प्रेसिडेंट को देनी है, वो करने की भी पावर किसके पास है? कैग के पास है। तो भी कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का और स्टेट्स का, ओके, तो उसका भी ऑडिट वगैरह करने का काम किसके पास है? किसके पास पावर है? तो कैग के पास है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आप देखो कैग से रिलेटेड आपको 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और याद रखने हैं। तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि कैग आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर टिक करना है 148। ओके, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कैग की ड्यूटीज एंड पावर की कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो उसका जस्ट नीचे वाला आर्टिकल 149 में बात की गई है। ओके, सो 148 में तो हम पढ़ते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 149 में पढ़ते हैं ड्यूटीज एंड जो पावर है कैग की वो बताई गई है। 150 में बताया गया है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। 151 में क्या बताया गया है? ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो लास्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया? 151। तो कैग से रिलेटेड आपको 4 आर्टिकल याद रखने हैं। ओके, 148, 149, 150, 151 बहुत ईजी है। 148 आपको पता ही है। ओके, तो पहले तो बात कर दी गई कि हाँ एक कैग होगा, फिर नेक्स्ट वाले आर्टिकल में कि उस कैग की कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी, तो ड्यूटीज या उसकी पावर की बात किस में की गई? 149 में की गई। ओके, 150 में कहा गया कि फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, ओके, कितने टाइप के अकाउंट्स है इसकी बात की गई। 151 में बात की गई ऑडिट रिपोर्ट की। ठीक है, कि अब कैग ने ऑडिट कर लिया तो उसका जो रिपोर्ट होगा उसका भी मेंशन किया जाएगा, तो उसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 151 में। ओके, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेनली क्या कहा जाता है इन्हें? कि ये भारत सरकार जो है उसका वकील होता है। ठीक है, लॉ ऑफिसर होता है। सो आप देखो इसके जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 76। तो हमने इसे कैसे याद रखा था कि अटॉर्नी जनरल होता है, और आप देखो जो वकील होता है ना, तो उसको हर एक क्षेत्र की नॉलेज होती है। तभी अब कोई केस लड़ने जा रहा है तो उसको हर एक एरिया की नॉलेज होगी, हर एक क्षेत्र की होगी। तो क्षेत्र से 76, 76 ऐसे हमने अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल याद रखा था। ओके, इनका टेन्योर या रिमूवल की बात करें तो ये किस पे वर्क करते हैं? प्रेसिडेंट पे। अगर प्रेसिडेंट ने जब तक चाहा तब तक इनको बना के रखेंगे, वरना हटा दिया जाएगा। फर्दर अपॉइंटमेंट, यस फर्दर अपॉइंटमेंट इनका हो सकता है। ओके, ये कहीं और भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, पावर्स क्या है इनके पास? तो एक संसद के विशेष अधिकार इनके पास होते हैं। ओके, राइट ऑफ एन ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट, कैन अटेंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट। अब आप देखो पावर्स क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, कि इनके पास पावर है कि ये लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग्स वगैरह जो है उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो आप देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल 76 में बात की गई है, राइट। और इनको टाइटल दिया गया है एज अ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री किसको कहा गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, जो एजीआई है इट मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज वन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इतना क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उनके पास क्वालिफिकेशन हो। ओके, अब आप देखो द टर्म इज नॉट फिक्स एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग अ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक रख सकते हैं, तब तक इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, जो एक अटॉर्नी जनरल है उसके पास राइट है ऑडियंस का इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हर एक कोर्ट में जा सकता है। ओके, फर्दर ही हैज राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया उसमें जा सकता है। ओके, बट वहाँ पे जाके ये वोट नहीं दे सकता। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो भी पावर है वो भी ये एंजॉय कर सकते हैं, इनको सेम पावर दी जाती है, राइट। बस इनके पास वोट देने का राइट नहीं है लोकसभा या राज्यसभा में जाके। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप देखो आपको और क्या याद रखना है, इन एडिशन टू द एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल, 2 अदर गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम मेनली पढ़ते हैं, लेकिन 2 और भी होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अलावा भी जो गवर्नमेंट है उनके 2 लॉ ऑफिसर होते हैं। एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो किसकी हेल्प करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प करते हैं। लेकिन आर्टिकल 76 में ये बात नहीं की गई है एक एडिशनल भी होगा या एक सॉलिसिटर जनरल इंडिया भी होगा। बस किसकी बात की गई है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपसे कभी स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 76 जो आर्टिकल है
तो क्या उसमें सॉलिसिटर की भी बात की गई, एडिशनल की भी बात की गई? तो आपको याद रखना है कि ये होते हैं, ओके, बट इनका जो आर्टिकल है मेन 76 उसमें इनकी बात नहीं की गई है, ओके। सो इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, जो फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सर्विंग एजीआई है इंडिया के वॉज मोतीलाल चिन्मन लाल 1950 से 1963 तक थे। यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ सकते हो, राइट। सो इनसे रिलेटेड भी कुछ 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखना है। तो आप देखो, हमने 76 में पढ़ा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ओके। 88 में हम क्या पढ़ते हैं, राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी, ओके। तो संसद के सदन और उसकी सीमित के संबंध में अटॉर्नी जनरल के क्या अधिकार है, ये हमने पढ़ा। ये किस में बात की गई है, 88 में। 76 में तो हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई, ओके। आर्टिकल 88 में बात की गई है कि जो भी राइट्स हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, रिस्पेक्ट टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी, ओके। 105 में बात की गई है पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या इनके पास पावर है, क्या शक्तियां हैं, क्या कुछ अलग से अधिकार मिले हैं, तो किसमें बात की गई, 105 में, ठीक है। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो 76 है, ओके। सो बस थोड़ा सा नॉलेज और अगर आप बढ़ा लो तो याद रखना, 88 राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 105 में पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। अब आप देखो, ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ये अटॉर्नी जनरल जो होता है इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता। तो हमने पढ़ा कि ये फर्दर अपॉइंटमेंट भी इनका हो सकता है, ओके। क्योंकि प्रेसिडेंट जब मन करेगा इनको रख सकते हैं, जब मन करेगा, जब तक मन करेगा इनको हटा भी सकते हैं, राइट। तो हाउ एवर अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो याद रखना है आपको, किसको नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट कहा गया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ओके। नेक्स्ट, अब आप देखो, आपको क्या याद रखना है कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, ये स्टेट में काम करते हैं और इनका आर्टिकल कौन सा है, 165, ठीक है। तो यूनियन में हमने देखा 76 से आर्टिकल, स्टेट का आपको याद रखना है 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट है, अब आप देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, यानी कि यूपीएससी। सो आप देखो यूपीएससी को मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 315 से लेके टू 323 इन पार्ट 14, ओके। तो कौन से पार्ट में हम यूपीएससी की बात करते हैं, इन पार्ट 14, और कौन से आर्टिकल से लेके 315 से लेके 323, ओके। जिसमें किसकी बात की गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स के लिए। तो इसमें हम बस ये नहीं देख रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन का, बट इन आर्टिकल के बीच में बात की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, ओके। अब आप देखो, यूपीएससी कंसिस्ट करता है अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चेयरमैन होगा और अदर इसके मेंबर्स होंगे, ओके। तो आप देखो यूपीएससी यानी कि जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो, मेन इसका वर्क क्या है, तो आप देखते हो एग्जाम कंडक्ट कराना, ओके। तो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराना, राइट, और बेस्ट ऑफिसर्स चुनना, तो ये किसका काम है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है, ओके। टाइम जो होता है इनका, कब तक ये रहते हैं, तो 6 ईयर्स तक रहते हैं। रिटायरमेंट की एज है इनके 65 ईयर्स, जो भी पहले पूरी हो जाती है, राइट। चेयरमैन जो होता है यूपीएससी का, ओके, तो ये एलिजिबल नहीं होता फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो जो यूपीएससी का चेयरमैन है, तो इनको अलाउ ही नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो किसी भी गवर्नमेंट के अदर सर्विसेज में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना ही आपको इसमें मेन याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखो आर्टिकल जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का या पब्लिक सर्विस कमीशन का 315 से लेकर 323 तक, ओके। 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, ओके। टाइम पीरियड हमने देख लिया 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो भी अर्ली हो जाएगा उसके बेसिस पे इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। फर्दर अपॉइंटमेंट जो है यूपीएससी का चेयरमैन का वो एलिजिबल नहीं है, बट जो अदर मेंबर्स हैं, ओके, तो उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है विद इन एसपीएससी एंड यूपीएससी, राइट। कौन कौन सी पावर होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती इनको कराना होता है, राइट। पब्लिक सर्विस ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ पे ये सेवाएं देंगे, ओके, केंद्रीय सेवाएं। और कहीं कहीं पे ये एडवाइजरी पावर्स भी होती हैं किसके पास, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको, ओके। सो अब आप देखो, जो भी हमने आज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ा, इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, स्टेटमेंट वाइज भी हम देखेंगे, ओके। और क्वेश्चंस के थ्रू आपकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वॉज इस्टेब्लिश अंडर डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। कौन से आर्टिकल के थ्रू की गई थी, तो हमने पढ़ा था ना कि 338, ओके, कि तीनों जो कमीशन थे वो साथ में थे हाथ जोड़ के, तो 338 हाथ 8, ओके। तो 338, सो आर्टिकल 338 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट।
सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। अब आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है, राइट। तो इसके लिए आपको जो अलग से जो कमीशन अभी मैंने आपको बताया उनकी डेट भी थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट है आप देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, ओके, तो ये बिल्कुल सही है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन 1993, ये भी सही है। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 2002। अब आप देखो जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 2002 है ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन ये 2007 में आया था। सो हमारा जो गलत मैच है वो है ऑप्शन सी, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट आया था 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो आपको बताना है जो शेड्यूल कास्ट का कमीशन है उनका कौन सा फंक्शन नहीं है। फर्स्ट है आप देखो प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल सही है। टू इन्वेस्टिगेट एनी केस दैट वायलेट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ओके। नेक्स्ट है टू सबमिट द रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नन ऑफ द अबव। अब आप देखो जो भी रिपोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं किसको सौंपी जाती है, प्रेसिडेंट को। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा गलत आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है कि आपका रॉन्ग कौन सा है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो आप देखो ये जो कमीशन है प्रिपेयर करता है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड और सबमिट करता है किसको, प्रेसिडेंट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन है तो वो कितने टाइम तक रहते हैं, उनका चेयरमैन कितने टाइम तक रहते हैं, 3 ईयर्स तक, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन सेटअप। कब ये सेटअप हुआ था ये कमीशन, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो ये कब सेटअप हुआ था पूरी तरीके से। सो 2004 में, ओके। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो 89th अमेंडमेंट हुआ था। और 89th जब अमेंडमेंट हुआ था तो नेशनल कमीशन जो शेड्यूल कास्ट था तो उससे अलग हो गया नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ओके। और कौन से सन में हुआ था, सो 2023 में तो एक्ट आया था पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में। कब आया, 2004 में, ओके। और फिर इसको कौन सा आर्टिकल मिल गया था, तो आर्टिकल 338A, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल पूछा है आपसे, हर क्षेत्र की नॉलेज। सो आर्टिकल 76, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ऑप्शन है ही हैज अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं उसमें इनका अधिकार है। हिज टर्म ऑफ द ऑफिस एंड रेम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। इनका जो टर्म है कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ही एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आप देखो सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी एलिजिबल टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट पॉसेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर। अब आप देखो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको बनना है तो आपका क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आप क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट आप देखो ही इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, बिल्कुल ठीक है। हिज टेन्योर एंड सैलरी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ही हैज द वोटिंग राइट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ही अपीयर्स बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन केस इन्वॉल्विंग यूनियन गवर्नमेंट, ओके। तो आप देखो जो सी वाला ऑप्शन है ये हमने नहीं पढ़ा था कि ही हैज़ द वोटिंग राइट इन प्रिसाइडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जाके उनको वोटिंग का कोई भी उनके पास राइट नहीं है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत आंसर। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, राइट। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पूछा है कि कब से ये इफेक्ट में आया, ओके। तो इफेक्ट में आया 1993 से, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो 1992 में मंडल केस हुआ, उसके बाद 1993 में नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया।
तब ये क्या था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, फिर 102 अमेंडमेंट हुआ तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, तो फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है, आप देखो आर्टिकल 338 डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब आप देखो हमने तो पढ़ा था कि 338 किससे रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट से, ना कि शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड है, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वॉज क्रिएटेड इन 1999। राइट, तो आप देखो एक न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्रिएट हुई थी 1999 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ओनली सेकेंड। राइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट इसमें क्या है कि एक न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्रिएट हुई थी 1999 में। राइट, तो ध्यान रखना है आपको। द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपसे पूछा है, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा पॉइंट सही है। ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, बिल्कुल ठीक है। हिज टर्म ऑफ द ऑफिस एंड रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ओके, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं रहता, जब मन करेगा प्रेसिडेंट इनको हटा भी सकते हैं। राइट, तो ये भी बिल्कुल सही है। ही एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये एक तरीके से लॉयर है। राइट, तो ये एडवाइस भी देंगे, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑल ऑफ द अबव। राइट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपसे पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है रिलेटेड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो सही नहीं है। ओके, तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 318 टू 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजेस फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द यूपीएससी। तो ये जो आर्टिकल है आपको बताता है कि कौन सा फंक्शन है, क्या पावर है यूपीएससी का। सी ऑप्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। बिल्कुल ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years। ओके, सो आप देखो जो आर्टिकल जो ऑप्शन बी है ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 315 से 323 है। ओके, ना कि हमने पढ़ा था 318। ओके, सो आपसे यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा है, तो हमारा गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो आप देखो आर्टिकल 315 to 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजेस फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा ट्रू है, तो आप देखो द टेंच्योर ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज फॉर 5 years। ओके, the member and chairman of the commission can remain in office till age of 62 years. Article 315 to 323 in Part 14 Constitution contains provision regarding the appointment and removal of member of UPSC. Okay, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, या डी ऑप्शन है ओनली बी एंड सी। तो आप देखो यहाँ पर हमने एज कितनी पढ़ी थी यूपीएससी की, तो यूपीएससी की एज आपकी 65 years। ओके, और जो कमीशन का जो टेंच्योर है वो 5 years यहाँ पे दे रखा है। राइट, रॉन्ग है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। राइट, आर्टिकल 315 to 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। ओके, सो किस कंडीशन में जो यूपीएससी के चेयरमैन है इनको रिमूव किया जा सकता है। इफ डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इफ डिक्लेयर्ड अनफिट टू वर्क, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर वो बैंकक्रप्ट निकले, मिसबिहेव कर रहे हैं, ओके, अनफिट डिक्लेयर हुए अपने वर्क पे, तो उनको हटा दिया जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बियर द सैलरी, पेंशन एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कहाँ से इनको सैलरी या पेंशन वगैरह दी जाती है, तो देखो इनको दिया जाता है जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है। ओके, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। अब आपको बताना है कौन सा गलत मैच है। तो आप देखो आर्टिकल 315। ओके, तो ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट में। तो स्टेट और यूनियन में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। 316 में बात की गई अपॉइंटमेंट एंड टेंच्योर ऑफ मेंबर्स। तो जो अपॉइंटमेंट होगा कब तक वो रहेंगे उसकी बात की गई। 320 में बात की गई द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फंक्शन क्या होंगे इनके। 322 में बात की गई डिसमिसल ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत मैच है। ओके, तो इसमें रॉन्ग मैच्ड है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 322। ओके, तो आप देखो आर्टिकल 322 में बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भी खर्च वगैरह होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, एक्सपेंसेस का, वो बात की गई है, ना कि डिसमिसल ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो 315 में क्या कहा गया, 316 में, 320 में, थोड़ा सा आप इसका आइडिया रख लीजिएगा। ओके, सो जितने भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हमने कवर कर लिया है विथ थ्योरी। आई होप ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपको बहुत पसंद आया हो, राइट। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।